सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूके। तो ध्यान से सुनना। ब्रिटेन की ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डेनमार्क की कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स ने मिलकर नॉर्थ स्टार नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है। और इसका काम क्या होगा? भारत में साफ और हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी बोल दो, तो इस तरह की परियोजनाओं में पैसा लगाना कहाँ पर? भारत में। और इस प्रोजेक्ट में टोटल $300 मिलियन निवेश किया जाएगा। दोनों आधा आधा करेंगी, मतलब 150 मिलियन डॉलर का दोनों की तरफ से निवेश होगा। आपको बताएं, भारत चाहता है कि भविष्य में बिजली ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बने ताकि प्रदूषण कम हो, पर इनके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नॉर्थ स्टार बनाया गया है। तो ये पैसा कहां पर इस्तेमाल होगा? तो इस पैसे से पूरे भारत में सोलर प्लांट, विंड प्रोजेक्ट, हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट, बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम लगाए जाएंगे और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? हर साल 40 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बड़ी मात्रा में स्वच्छ बिजली बनेगी, क्लीन एनर्जी। भारत में ग्रीन एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, निजी कंपनियों को भी निवेश करने का भरोसा मिलेगा। वैसे भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करना, और आप जानते ही हो हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है तो इसी तरह के दो चार प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। एक तो हमने पढ़ा था पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहां पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 आया था, उसमें भारत की रैंक क्या है? 71। टॉप पर स्वीडन रहा था। 15 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा संचालित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अभी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन देश बन गया है, चाइना और अमेरिका के बाद। भारत की प्रगति की बात करें तो 2025 में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बढ़कर हो गई है 250 गीगावाट। मतलब 2025 में ही लगभग 45 गीगावाट नई ऊर्जा जोड़ी गई है। सबसे ज्यादा इसमें योगदान रहा है सोलर एनर्जी का। और बात करें, भारत सौर ऊर्जा के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। और ये टारगेट हमने देख ही लिया, 2030 तक 500 गीगावाट साफ ऊर्जा क्लीन एनर्जी उत्पादन क्षमता का हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाले वायु अस्त्र वन लॉटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण अभी कहां पर किया? तो आंसर होगा पोखरण और जोशीमठ में, दोनों जगह। तो बात करते हैं इसकी। वायु अस्त्र वन ये एक ऐसा खास ड्रोन है जिसे दुश्मन पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसे लॉटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है, क्योंकि यह लक्ष्य पर हमला करते समय खुद भी नष्ट हो जाता है। इसका निर्माण किसने किया? निबे लिमिटेड कंपनी है पुणे की, उसने इसका निर्माण किया है। और ये कैसे काम करता है? इसे पहले आसमान में भेजा जाता है, काफी देर तक हवा में घूमकर ये दुश्मन की लोकेशन का, उसके ठिकाने का पता करता है। और जैसे ही सही निशाना मिल जाता है, ये सीधे उस पर गिर कर, उस पर टकरा कर एक बड़ा धमाका करता है, खुद भी फूटता है और उसे भी फोड़ देता है। इसकी कुछ खास बातों की, फीचर्स की बात करें, 100 किलोमीटर दूर तक जाकर ये हमला कर सकता है, मतलब 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। दुश्मन के ये बंकर, वाहन, सैनिक ठिकानों सबको नष्ट कर सकता है। करीब 90 मिनट तक ये आसमान में रह सकता है, यानी कि उड़ सकता है। और इसमें आप 10 किलो तक का विस्फोटक यानी कि वॉरहेड भेज सकते हो। अभी ये परीक्षण कहां पर किया गया? राजस्थान के पोखरण में, यानी कि रेगिस्तानी इलाके में। उसके अलावा उत्तराखंड के जोशीमठ में, मतलब पहाड़ी इलाकों में भी इसका परीक्षण किया गया, रेगिस्तानी इलाके में भी और पहाड़ी इलाकों पर भी। तो हम कह सकते हैं कि ये ड्रोन एक तरह का उड़ता हुआ स्मार्ट बम है जो खुद लक्ष्य ढूंढेगा और सटीक हमला करेगा। अच्छा, इसको हमने कहा बनाया किसने है? निबे कंपनी ने, पुणे की है। और इसी कंपनी ने, आपको याद होगा 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, सूर्यास्त्र नाम से एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी अभी इन्होंने परीक्षण किया था। पढ़ा था हमने, सूर्यास्त्र एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। मतलब अलग अलग दूरी तक के रॉकेट ये दाग सकता है। 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर की रेंज वाले
रॉकेट को ये लॉन्चर दाग सकता है। नाम इसका सूर्यास्त्र है। वो भी इसी कंपनी ने बनाया। अभी 2-4 दिन पहले इसका परीक्षण किया गया था, तब हमने पढ़ा था। अच्छा, मैं यहाँ पे इसी तरह से ड्रोन से संबंधित कुछ प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी असम राइफल्स ने एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया था? IIIT मणिपुर। सक्षम क्या है? भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया था, उसी का नाम सक्षम है। और भारत ने इजराइल से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए भी समझौता किया है। भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारतीय सेना ने भैरव नाम से एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया जो कि ड्रोन युद्ध में माहिर है। भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया? BSF ने। इनको ट्रेनिंग दी जा रही है ग्वालियर में। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहले संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन किया था भी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में। और भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन जिसका नाम है अवतार, अभी इसको भी लॉन्च किया गया। एम्फीबियस मतलब ये पानी में भी चल सकता है और उसके बाहर भी। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना, ड्रोन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा गुजरात और तमिलनाडु में। तो अभी भारत सरकार निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मदद कर रही है, और इसी के तहत इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग ने गुजरात और तमिलनाडु में खास ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये सेंटर है क्या? ये ऐसे बड़े तकनीकी केंद्र हैं, कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज हैं, जहां पर निजी कंपनियां अपने रॉकेट, सैटेलाइट या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई भी मशीनें उनकी यहाँ पे निर्माण कर सकेगी, उनकी यहाँ पे टेस्टिंग कर सकेगी। पहले क्या होता था, जो भी छोटी कंपनियां होती है, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, उनको महंगे महंगे उपकरणों को खरीदना पड़ता था जिनकी कीमत करोड़ों में होती है, तब जाकर के वो इनका निर्माण कर सकती थी, उनकी टेस्टिंग कर सकती थी। पर अब वे इन सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल रेंट पर कर सकेगी और इन मशीनों का इस्तेमाल करके स्पेस से जुड़े ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है, सैटेलाइट, रॉकेट वगैरह या कोई भी मशीनें, वो यहाँ पे निर्माण कर पाएगी, उनकी टेस्टिंग कर पाएगी। तो 2 जगह सेंटर बनेंगे। गुजरात में क्या बनेगा? गुजरात के खोराज में, अहमदाबाद के पास स्थान है खोराज में, एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या काम होंगे? अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट बना सकेंगे, पेलोड सिस्टम तैयार कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की यहाँ पे जांच कर सकेंगे। जबकि तमिलनाडु में क्या बनेगा? तमिलनाडु के थुथुकुडी में एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च व्हीकल क्लस्टर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? पूरे रॉकेट सिस्टम को बनाया जा सकेगा, उनकी टेस्टिंग हो सकेगी और लॉन्च से पहले सभी हिस्सों को जोड़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात हमने करी, पेलोड सिस्टम तैयार होगा गुजरात में। पेलोड क्या होता है? तो रॉकेट या सैटेलाइट, जो खास सामान या उपकरण अंतरिक्ष में आप लेकर के जा रहे हो, उसी को पेलोड कहा जाता है। जैसे कि कैमरा हो गया, वैज्ञानिक उपकरण हो गए, संचार उपकरण हो गए, जो भी आप स्पेस में लेकर के जा रहे हो, वो पेलोड कहलाता है। और इन स्पेस की अगर हम बात कर ले, इसकी स्थापना सन 2020 में की गई थी। मतलब होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये संस्था भारत में निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने की अनुमति और सहायता देती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अभिलाषा बराक। तो मेजर अभिलाषा बराक को अभी संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार उन सैनिकों को दिया जाता है जो शांति मिशनों में, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी बराबरी और भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। तो मेजर अभिलाषा बराक इस समय लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में काम कर रही है। वहां उन्होंने महिलाओं और लड़कियों की समस्याओं को समझने, उनकी मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, और उनके इन्हीं अच्छे कार्यों की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें ये सम्मान दिया है। और ये पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में इसको शुरू किया था। उद्देश्य है शांति मिशनों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना, और ये सम्मान पूरी दुनिया में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। मेजर अभिलाषा बर्राक की अगर बात करें तो 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट वो बनी थी, और अभी हमने देखा उनको ये सम्मान मिला। और याद रखना, वो ये सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय महिला अधिकारी है। महिलाओं में तीसरे नंबर की है वो भारतीय में बात कर रहे हैं। उनसे पहले
सुमन गवानी को 2019 में और राधिका सेन को 2023 में ये सम्मान मिल चुका है। अब कुछ सम्मान वाले अवार्ड वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की थोड़ी सी बात कर लें तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए आप 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हो। इसकी स्थापना हुई कहां पर थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, हेडक्वार्टर अभी न्यूयॉर्क में है। मेंबर कंट्रीज 193 हैं, सबसे नवीनतम साउथ सूडान बना था 2011 में। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, पुर्तगाल से हैं। पहले इसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिगवे थे, जो नॉर्वे से आते हैं। अच्छा, अभी अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश है। बाकी आ जाओ अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी अभी हमने पढ़ा था अरुंधति रॉय, इनका एक संस्मरण है मेमोयर मदर मेरी कम्स टू मी, और इसी को ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में 2025 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। 2026 का वीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये दिया गया परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू जी, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला? डॉक्टर अतानुनाथ, जो असम से हैं। और वैसे तो कई लोगों को मिला, लेकिन ये भारतीय हैं तो इन्हीं का नाम हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है ना, इसको ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जे संतोष कुमार को। यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 दिया गया सुडानी पत्रकार सिंडिकेट। और पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को मिला। डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस इंडिया 2026 अभी इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में, 61वां संस्करण है ये। दिया गया साध्वी सेल को, जो गोवा से हैं। स्वीडन ने अभी जब मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे थे तो 3 तरह के सम्मान इनको मिले थे। एक तो जब ये स्वीडन गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान, जिसको कहते हैं रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। फिर ये नॉर्वे गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और एक और सम्मान जब ये इटली गए थे तब इनको मिला था। वो इटली ने नहीं दिया था, वहां पर जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जिसका मुख्यालय रोम में है, तो उन्होंने दिया था। अब आप ही के लिए ये होमवर्क प्रश्न होगा कि उस सम्मान का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अभी कहां पर हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। मतलब ये आज होगी 26 मई 2026 को। कहां पे? नई दिल्ली में। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक हो रही है। इसकी मेजबानी भारत के जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी वो कर रहे हैं, मतलब वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्वाड आपको पता है, क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन देशों का उद्देश्य है हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। तो चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, उनकी अगर बात करें, जैसे भारत के तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हो गए, अमेरिका के हैं विदेश सचिव, उनका नाम है मार्को रूबियो, जापान के हैं तोशिमित्सु, ऑस्ट्रेलिया के हैं पेनी वोंग। तो याद रखेंगे, इस साल जो क्वाड समिट है उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, और पिछले साल हुई नहीं थी। लेकिन हाँ, क्वाड देशों के बीच में एक एक्सरसाइज जरूर होती है, मालाबार अभ्यास। तो पिछले साल जो मालाबार अभ्यास हुआ था वो गुआम में हुआ था। गुआम क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखना। तो क्वाड की अगर बात करें, इस अवधारणा का जो प्रस्ताव है सबसे पहले 2007 में जापान के जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे जी, उन्होंने रखा था। और इसकी जो पहली बैठक है ना, वो 2021 में हुई थी। वो वर्चुअली उसका आयोजन हुआ था, अमेरिका ने अध्यक्षता की थी। और अभी 2026 वाली जो बैठक है वो 7वां एडिशन है, ये भी ध्यान में रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स की हम बात कर लें। याद रखना, एक तो पिछले साल 2025 में G7 समिट को होस्ट किया था कनाडा ने, और इस साल G7 समिट को होस्ट कर रहा है फ्रांस। और 2025 में G20 को होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, और इस बार G20 को होस्ट कर रहा है अमेरिका। और पिछले साल ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था ब्राजील ने, इस साल हम इसको होस्ट कर रहे हैं, 18वां एडिशन है। IUCN की जो बैठक हुई थी पिछले साल अबू धाबी UAE में हुई। पिछले साल ही आसियान समिट हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। SCO समिट पिछले साल तियानजिन चाइना में हुआ था मतलब। और इस साल जो 26वां एडिशन है SCO का, वो होस्ट कर रहा है किर्गिस्तान के बिश्केक में, और अगले साल इसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। नाटो समिट ये हुआ था पिछले साल हैग नीदरलैंड में, और बिम्स्टेक समिट ये हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। और याद रखना, अब इसको होस्ट कर रहा है कौन? बांग्लादेश।
वहीं अगर बात करें कोप 17 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 17 को 2026 में कौन होस्ट कर रहा है? तो आर्मेनिया के येरेवन में इसका आयोजन हो रहा है 2026 में। पिछला वाला 2024 में हुआ था कोप 16 कोलंबिया के कैली में। उसी तरह से कोप 30 की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2025 में हुआ था ब्राजील में। अब 2026 में कोप 31वीं जो बैठक है इसका वो हो रहा है तुर्की के अंटालिया। और इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता 2025 और 2026 इसको होस्ट कर रहा है यूएई। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है? तो किस राज्य में है ये? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के दांडेवाला इलाके में एक नया प्राकृतिक गैस भंडार खोजा है। इस खोज में क्या मिला इनको? तो कंपनी को जमीन के लगभग 950 मीटर नीचे मौजूद सानो फॉर्मेशन नाम की चट्टानी परत से अभी गैस मिली है। उन्होंने बताया वहां से हर दिन लगभग 25,000 मानक घन मीटर गैस निकल सकती है। इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, इसलिए ये ज्यादा अच्छी और साफ गुणवत्ता की मानी जा रही है, मतलब हाई क्वालिटी की गैस है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1959 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा असम में और इसके सीएमडी है रणजीत रथ। राजस्थान में आपको लेकर के चलता हूँ, राजस्थान में खोजी गई है। तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। यहाँ का अगर बात करें राजकीय पशु क्या है, स्टेट एनिमल, तो चिंकारा है, ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कहते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। बाकी रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। और आप जानते हो भारत में जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है वो कौन सी है? सांबर लेक है, जो राजस्थान में मिलेगी। वैसे तो आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लगून झील है वो कौन सी है? चिल्का लेक है, जो आपको उड़ीसा में मिलेगी। कुछ और प्रश्न अगर यहाँ से मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका आयोजन भारतीय सेना ने किया था। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। और अभी WWF का मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 ये दिया गया अनीता चौधरी को। वे राजस्थान में जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम करती हैं। और अभी संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन हुआ था दूसरा संस्करण, वो जयपुर में हुआ। और हमने पढ़ा था कि राजस्थान में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप बनाने और पैकेजिंग करने का जो एक प्लांट है वो भी शुरू हो रहा है राजस्थान में। कहाँ पर बनेगा? राजस्थान के भिवाड़ी में। कौन सी कंपनी बना रही है? सहस्रा सेमीकंडक्टर कंपनी बना रही है। और यूनेस्को सर्वेक्षण में कुंभलगढ़ किले की दीवार को चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार माना गया है। ये कुंभलगढ़ जो किला है ये आपको राजस्थान के राजसमंद जिले में मिलेगा। और उसके कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था पर्यावरण मंत्रालय ने इस कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। ठीक है, तो ये राजस्थान से कुछ पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फेडरेशन कप में गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो पूछ रहे हैं इस फेडरेशन कप का आयोजन अभी कहां पर हुआ था? तो आंसर होगा झारखंड में। तो गुरिंदर वीर सिंह ने अभी 23 मई को भारतीय एथलेटिक्स में एक इतिहास रच दिया। उन्होंने रांची झारखंड में हुई नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 100 मीटर दौड़ केवल 10.9 सेकंड में पूरी कर ली। और ये क्वेश्चन खास क्यों है? क्योंकि अभी तक कोई भी भारतीय इससे पहले 100 मीटर को 10.10 सेकंड से कम समय में पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन इन्होंने 10.09 सेकंड में पूरा कर लिया। तो एक तरह का ये नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया हमारा। इससे पहले ये रिकॉर्ड अनिमेश कुजूर के नाम था। अच्छा, वैसे आप जानते हो कि 100 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किनके नाम है? उसेन बोल्ट के नाम है। उन्होंने 2009 में ही ये रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था 100 मीटर को केवल 9.58 सेकंड में पूरा करके। वो रिकॉर्ड तो आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया। खैर, यहाँ पे हमने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। एथलीट का नाम है विशाल। इन्होंने 400 मीटर दौड़ को 44.98 सेकंड में पूरा कर लिया और वे 45 सेकंड से कम समय में 400 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, तो विशाल ने किस में बनाया? 400 मीटर दौड़ में, और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में। ठीक है, तो दोनों के नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व थायराइड दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 मई को। तो वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है लोगों को थायराइड ग्रंथि और उससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूक करना, ताकि बीमारी का जल्दी पता चल सके और सही इलाज हो सके। थीम क्या है? थायराइड एंड न्यूट्रिशन। थायराइड ये हमारे गले में मौजूद एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि हार्मोन बनाती है जो शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करती है। तो ये दिवस याद रखना आप। तो वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है? तो 25 मई को होता है। अच्छा, 25 मई को एक और दिवस अभी हमने मनाया था। चलो मई के ही सारे दिवस एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाई देता हूँ। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे था। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि मई के पहले मंगलवार को था। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। उसके अलावा 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और अभी 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस भी हमने मनाया था। और अभी हमने देखा थायराइड दिवस भी ये 25 मई को होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में 2026 में सिडबी ने अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर होगा 37वां 37 नंबर का। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक जैसी संस्था है जो छोटे कारोबार और कंपनियों की मदद करती है। इसकी शुरुआत यानी कि इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा। और अभी 25 मई 2026 को इसने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सिडबी का काम क्या होता है? ये छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई उद्योगों को लोन देने का काम करता है, उनका बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है, नई मशीनें और तकनीक खरीदने के लिए सहायता देता है, रोजगार बढ़ाने में योगदान करता है। तो एक लाइन में बोलो तो जो एमएसएमईज होती हैं उनको लोन देता है। लोन दोगे तो ये सब चीजें उसके अंदर आई जाएंगी। वो मशीन खरीदे, उनका बिजनेस बढ़े, उनका रोजगार बढ़े, ये सब बात है। उसके अलावा जो नई बात मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अभी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद दी है ताकि 2028 तक 25 लाख नए एमएसएमईज को फायदा मिल सके। अच्छा, सरकार के अनुसार एमएसएमईज का जो भारत में योगदान है वो क्या है, किस प्रकार है? तो देश के विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 35% का योगदान एमएसएमईज का है। निर्यात में, एक्सपोर्ट के मामले में लगभग 48% का योगदान केवल एमएसएमईज का है। जीडीपी में एमएसएमईज का जो योगदान है लगभग 31% का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं ये। ठीक है, तो ये हमने सिडबी की बात करी है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है और प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि मई 2026 में रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो आंसर होगा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने। फिर पूछा बीएसएफ की पहली सभी महिला पर्वतारोहण टीम ने अभी किस पर्वत पर सफल चढ़ाई की है? माउंट एवरेस्ट पर। फिर आपसे पूछा कि एशियाई उत्पादकता संगठन की गवर्निंग बॉडी के 68वें सत्र का आयोजन अभी कहां पर हुआ? तो आंसर होगा भारत में, नई दिल्ली में हुआ था। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम। और ये जरूर याद रखना, मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि जो ई स्पोर्ट्स विश्व कप है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026, ये पहले रियाद में होने वाला था सऊदी अरब के, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया गया पेरिस फ्रांस में। तो पेरिस फ्रांस अब आंसर होगा इसका। फिर आपसे पूछा 2026 की 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो आंसर होगा गोवा। मेजर जनरल बीसी खंडूरी का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे? तो आंसर होगा उत्तराखंड।
फिर पूछा मई 2026 में रॉयल सोसाइटी का फेलो अभी किस भारतीय को चुना गया, तो आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन को। और वामन वन पहल अभी शुरू की दिल्ली सरकार ने। और किस देश में भारतीय मूल के दो वैज्ञानिकों जिनके नाम है सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा, इनको उस देश का ऑर्डर ऑफ मापुंग गुब्बे, वहां का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया, तो यह है साउथ अफ्रीका का। फिर पूछा था विश्व फुटबॉल दिवस हमने मनाया अभी 25 मई को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा परवीन शेख को 2026 का व्हीटली पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया, तो आंसर होगा इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए दिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।